कैसी है तैयारी आपकी 9 सीटों को लेकर? आपका बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस को झटका नहीं दिया है, ये समाजवादी पार्टी की रणनीति के तहत हम लोगों ने फैसला लिया है। 9 सीटों पर उपचुनाव किन मुद्दों पर होने जा रहे हैं? जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, सरकार अगर बेईमानी नहीं करेगी और जिस तरीके से पहले दिन से ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, बीएलओ से लेकर के चुनाव से जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, बीजेपी ने अपनी तरीके से पोस्टिंग दी है। और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हों कि इसको रामपुर बना देंगे, कई मंचों से उन्होंने ये कहा हो, और फिर जो नारा निकल करके आया है, देश के इतिहास में इससे खराब, इससे नेगेटिव नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में दिया है। बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा है पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे खराब नारा है और नेगेटिव नारा है। ये वो लोग हैं जो कमजोर दिखाई दे रहे हैं, वो नारा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अब सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती है, अब रक्षा आपको स्वयं करना पड़ेगा। और सच्चाई तो ये है कि पीडीए की एकता को लेकर के ये घबराए हुए, डरे हुए हैं, इसी की वजह से ऐसा नारा दे रहे हैं। पीडीए के लोग, पीडीए जोड़ेगा और जीतेगा, और वो शुरुआत हो चुकी है। इस तरह के नारे जो नेगेटिव नारे दे रहे हैं, उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, वो ढलान पे हैं, और समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग चढ़ान पर हैं, हम लोग ऊंचाई पर जाने वाले हैं। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग ये लगा दी है। आप भी इसी नारे को आगे लेकर बढ़ते हुए कहते हैं बटेंगे कटेंगे नहीं बल्कि पिटेंगे, तो आपने भी तो उसमें एक शब्द जोड़ दिया ना। वो किसी और संदर्भ में कहा गया था। मैंने जो कहा था वो शायद बात नहीं पहुंची, या जिस चैनल के इंटरव्यू मैंने ये कहा था कि लखीमपुर के विधायक ये कह रहे हैं कि अगर बिटोगे तो पिटोगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि उनका कानून, अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसकी गर्दन तक पहुंच जाते हैं, और बीजेपी के लोग थोड़ा गर्दन के ऊपर पहुंच जा रहे हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि विधायक के तमाचा पड़ा हो, उसे इंतजार करना पड़ा हो एफआईआर के लिए? तो इसीलिए वो विधायक कह रहे हैं कि बटोगे तो पिटोगे, और उस विधायक की आवाज को आप बुलंद करने का काम कर रहे हैं। अब मैं आ जाती हूं पूर्व मुख्यमंत्री जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह है कि 9 सीटों को लेकर आपने अपना एक बड़ा दांव चल दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, हर जगह आपको कांग्रेस पार्टी ने किनारे कर दिया था। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था जिससे आपके कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज थे। लाल टोपी आपकी पहचान है, आपकी पार्टी की पहचान है, लेकिन लाल आंखें आप कांग्रेस पार्टी को दिखा रहे हैं, और जैसे को तैसा वाले अंदाज में उत्तर प्रदेश में एक भी सीटें नहीं देकर, कहां वो 5 मांग रहे थे, कहां आपने उनको शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने यही कहा था, और उसी पर आज भी हम लोग काम कर रहे हैं कि सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। और उस रणनीति के तहत 9 जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के होने जा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है और कांग्रेस का समर्थन है। इंडिया गठबंधन पीडीए की रणनीति पर चुनाव होने जा रहा है। राहुल गांधी से इस बाबत बात हुई थी कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतार रही है? मैं आपसे कह रहा हूं कि रणनीति तभी बन सकती थी, या रणनीति तभी आगे आती जब कांग्रेस का समर्थन होता। हां, कांग्रेस के बड़े लीडर से मेरी बात हुई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या आपके समर्थकों के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वही ताकत लगाएंगे जैसा कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा? क्योंकि एक भी कैंडिडेट का नहीं उतरना, उनके उत्साह पर ऐसा लग रहा है कि पानी फिर चुका है। जो कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सभी समर्थन करेंगे, और कांग्रेस पार्टी ने उसकी सूची समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुंचा भी दी है। 2 लड़कों की जोड़ी प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि देश में कई जगह चुनाव है, और चुनाव देश में कई हिस्सों में है। जो भी कांग्रेस की तरफ से जो भी लीडर्स आएंगे या जो हम लोगों की तरफ से प्रचार में शामिल होंगे, हम लोग प्रचार करेंगे। लेकिन फिर से मैं उसी नारे पर आ जाती हूं, क्योंकि बटेंगे और कटेंगे वाला बयान हरियाणा में जाकर योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली।
वही नारा महाराष्ट्र में दिया जा रहा है और वही नारा उत्तर प्रदेश की सियासत में भी बुलंद किया जा रहा है। तो ये जो ध्रुवीकरण की सियासत है, ये आप लोगों को नुकसान पहुंचाती है। वो हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं और यही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अखिलेश जी, सरकार जानबूझ करके ऐसे नारे दे रही हो। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर मैं बात को दोहराता हूं, ये किसी लैब में तैयार हुआ था नारा, और जब नारा तैयार हो गया तो उसके लिए सबसे सुटेबल उनका लीडर कौन है, उससे ही नारा कहलवाया गया और उसी का प्रचार जगह जगह हो रहा है। और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश की समस्या है, समाधान जिसका ढूंढा था, सरकार नाकाम है। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, जिस राजधानी में हम लोग बैठे हैं, आप कल्पना कीजिए कि कस्टोडियल डेथ हो रही हो वहां पर, पुलिस का अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया हो। जो थाने हमें न्याय दिलाते हैं, जहां पर हम न्याय के लिए जा सकते हैं, वो अत्याचार गृह बन गए एक तरीके से। कोई थाने में जाएगा तो हो सकता है उसकी जेब से पैसे निकाल लें या वसूली हो जाए, और वसूली के अलावा अगर कुछ हो तो हो सकता है उसकी हत्या हो जाए। ये कोई पहली हत्या नहीं है उत्तर प्रदेश में। इसी राजधानी में इससे पहले एक दलित बेटी की हत्या की गई, कस्टोडियल डेथ हुई, और अभी हाल में ही एक और मोहित नौजवान की हत्या हो गई। सरकार के पास जवाब क्या है? और इसी लखनऊ के पास इस सरकार ने दंगा करा दिया। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, दूसरों पे आरोप लगाते थे, वो सरकार खुद शामिल हो रही है दंगे में। जिस सरकार को सब कुछ पता था, क्या सरकार का इतना फेलियर हो सकता है, इंटेलिजेंस का इतना फेलियर हो सकता है कि उन्हें पता ही नहीं हो कि क्या होने जा रहा है? कभी भी प्रोसेशन निकलता है, थाने स्तर पे बैठक होती है, लीडर्स के बीच में बैठक होती है, रूट तय होता है, उसके बाद बहराइच में घटना हो गई, राजधानी में तो हुई कस्टोडियल डेथ, अभी जौनपुर में रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बिन समाज के नौजवान की हत्या कर दी पुलिस ने, पीट पीट करके हत्या कर दी। और केवल यही नहीं, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद हो, मेरठ हो, कई जिलों से लगातार सूचनाएं आती हैं, समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचते हैं, उन परिवारों की मदद करते हैं। इसलिए ये बातें मैं कह रहा हूं, क्या सरकार के पास जवाब है कस्टोडियल डेथ के लेकर के? और फिर जो लोग ये कहते हो कि कानून व्यवस्था हमारी बेहतर है, जीरो टॉलरेंस है, मंगेश की हत्या कर दी आपने, और उस हत्या की बैलेंस के लिए आपने क्या किया? एक क्षत्रिय परिवार के नौजवान की भी हत्या कर दी और कहते हैं हम बैलेंस कर रहे हैं। क्या इनकाउंटर में बैलेंस करेंगे आप? हत्या करके कौन सा बैलेंस आप कर रहे हैं? क्या जवाब है सरकार के पास? एनकाउंटर के सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन आज सुबह जब मुख्यमंत्री जी इस मंच पर आए थे, उनकी ओर से कहा गया कि हमने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, अपराध मुक्त कर दिया है, और इसी से आप लोगों की बेचैनी बढ़ी हुई है क्योंकि जनता का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लखनऊ के जितने भी अखबार हैं, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, सबने कवर की स्टोरी कि किस तरीके से मोहित पांडे को मारा गया। उसके परिवार का यह भी आरोप है कि जब मोहित पानी मांग रहा था तो पुलिस के लोगों ने उसे पानी नहीं दिया, उसकी जान चली गई। इसका कोई जवाब उस सरकार के पास तो बताएं। इससे पहले एक और गौतम, उसकी हत्या हुई थाने में, पीट पीट करके जान चली गई। उसमें पुलिस ये कहती है कि क्योंकि वो ताश गड्डी जुआ चल रहा था। परिवार का आरोप दूसरा है। आप बताइए, त्योहार है, त्योहार पे क्या लोग प्ले कार्ड्स नहीं खेलते? क्या उसको जुआ मान लिया जाएगा? और फिर जो जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं, जो कहते दंगा नहीं हो रहा, फिर उनको पुलिस पे क्यों कार्रवाई करनी पड़ी? बहराइच के दंगे में जो पुलिस पे कार्रवाई हुई वो किसकी नाकामी है? उन्हीं का विधायक लिख करके दे रहा है बीजेपी के लोगों को कि बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग बीजेपी के से बेहतर कोई नहीं जानता। बीजेपी बचाने वाली दल नहीं है, बीजेपी फंसाने वाला दल है। बहराइच को वो दंगा मानने को तैयार नहीं है। अगर आप भी नहीं मानोगे तो मैं क्या किससे स्वीकार करूं? और आपको भी सावधान रहना चाहिए। ये गंगा मां से झूठ बोलते हैं। आपका एक चैनल गंगा भी है, उसका भी एबीपी गंगा नाम है, तो सोचिए क्या बोल के चले जाएंगे आपके सामने, जो मां गंगा से झूठ बोलते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा कि आपका भी एक चैनल है एबीपी गंगा।
लेकिन अब मैं आ जाती हूं जिस बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही थी और एनकाउंटर को लेकर भी बहुत सारे सवाल, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा ऐसा है जो सरकार के समर्थन में इसको लेकर खड़ा हो जाता है और उसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित रहते हैं। जगह जगह बुलडोजर, हमने यहां तक देखा है कई जगह शादियों में दूल्हा भी बुलडोजर पर जा रहा है। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बना है। अन्याय का प्रतीक से खुशी नहीं मिल सकती किसी को, और जो लोग अन्याय के प्रतीक से खुश हो रहे हैं उनसे ज्यादा समाज में नेगेटिव व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और जिनका भाव ही विनाशकारी हो, बीजेपी के कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में विनाशकारी रेखा है। आप बुलडोजर से कोई बिल्डिंग बनाते, पुल बनाते, कोई काम करते, कंस्ट्रक्शन का काम होता, आप घर गिरा रहे हो, लाखों घर गिरा दिया आपने। उन्होंने कहा सिर्फ अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है। अगर अवैध निर्माण पे कार्रवाई हुई है तो अवैध निर्माण पे जो दोषी अधिकारी थे उनके कितने घरों पे आपने बुलडोजर चलाया है, जिनकी वजह से अवैध निर्माण हो रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूं, यहां बैठ करके कह रहा हूं, गवर्नर हाउस के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो हेरिटेज बिल्डिंग है, क्या उसका नक्शा पास है? क्या इनका बुलडोजर वहां भी जाएगा इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए? और नहीं मानते आप, किसी अपने चैनल के जो आपका स्टिंगर कोई व्यक्ति हो, चैनल का कैमरा लेकर के जाके देख सकता है। क्या उसको लीगल इलीगल क्या मानेंगे आप? आप तो ये भी कहते हैं मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। अगर नक्शा पास हो तो नक्शा दिखा दे। एलडीए ने पास किया कि नगर निगम ने पास किया है? मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना, सरकार के लोग नक्शा दिखा दें उसका। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो गाइडलाइंस दी थी उसमें इस बात को अलग रखा था कि अगर कहीं अवैध निर्माण है तो फिर आप कार्रवाई कर सकते हैं, और उसी के नाम पर अगर वो अपनी इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं तो जनता के उस वर्ग को कैसे आप लोग बताएंगे कि सरकार जो कर रही है ये विभाजनकारी है, क्योंकि इसी के आधार पर वो वोट भी हासिल कर रही है। मैं आपकी हर बात से सहमत हूं जो बात आप कह रहे हैं। एलडीए में या जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनमें सब में सूची बनी हुई है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कहां कहां हुआ है। उन सूची के तहत आप क्यों नहीं गिरा रहे किसी का? एलडीए में होगी सूची, या जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है उनमें सूची है। और मैंने तो आपसे कहा, गवर्नर हाउस के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या उसका नक्शा पास है? और फिर जिसने इलीगल कराया है, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करके गए हैं। उनकी ओर से एक तरफ कानून प्रशासन को लेकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बनाने को लेकर भी उन्होंने यहां से हुंकार भरी है। एक बात मैं कह दूं आपसे, जिस प्रदेश के पास अपना परमानेंट डीजीपी ना हो, कार्यकारी डीजीपी हो, कई बैचों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो सेवा देना चाहते हैं, निष्पक्ष काम करना चाहते हैं, उनके चेहरों के भाव पढ़ लीजिए आप। आईपीएस लोगों के कितने आईपीएस लोग रह गए जो उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे? इसका जवाब किसके पास है? और फिर जहां तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, आप सरकार ने बोल दिया, आपने स्वीकार कर लिया। क्या ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए? मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि 64,000 एकड़ जमीन उन्होंने क्लियर कराई है माफियाओं से, अवैध कब्जे थे जी। 64,000 एकड़, इसका डेटा कहां है? अगर आप कहते हैं पोर्टल से सुविधाएं मिल रही हैं तो आप बताएंगे ना, 64,000 एकड़ जो जमीन आपने खाली कराई जिसमें इंडस्ट्री लग रही है, उसका डेटा कहां है? और फिर आज का ये अखबार उठा करके देख लीजिए आप, इनको अपनी योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने के लिए, जो अभी पहुंचनी नहीं है, वो जमीन केवल हवा में है, उसके लिए जो समाजवादी सरकार में जिस काम के लिए वो जमीन चिन्हित थी, उस जमीन पर योजना लेकर के जा रहे हैं। प्रयागराज में और आगरा में अगर इनके पास 64,000 एकड़ जमीन एकड़ खाली थी तो वहां पर इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है? उन्होंने जिस इंडस्ट्री लगाने की बात की है, कितनी इंडस्ट्री वहां पर लग गई है?
मुख्यमंत्री ने इसी मंच से इस बात का दावा किया है कि पहले दंगों से भरा हुआ प्रदेश होता था और जब से हमारी सरकार बनी है यहां पर बहुत ज्यादा निवेश आए हैं। बोलने में सरकार कुछ भी बोल सकती है, मैं भी कुछ भी दावा कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है एबीपी न्यूज चैनल उस बात की निष्पक्ष जांच कर करके क्या क्या जमीन पर उतरा है उस पर जरूर कोई ना कोई कार्यक्रम चलाएंगे। ठीक है। और इसके अगर पहले की निवेश आया होता तो कहीं ना कहीं कारखाना लगता हुआ नजर आना चाहिए था। मैंने आपसे कहा ना कि जो मां गंगा से झूठ बोल सकते हैं वो किससे भी झूठ बोल सकते हैं। दावा सरकार ने क्या किया कि गंगा एक्सप्रेसवे कुंभ के मेले तक तैयार हो जाएगा, उसका कैरिज वे तैयार हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे कितना काम हो गया है सरकार बताए, कितना बन गया है। और फिर जो निवेश की बात कर रहे हैं, अगर निवेश आया होता तो $1 ट्रिलियन का जो सपना दिखा रहे हैं, ये 1 ट्रिलियन इसलिए बोल रहे हैं, जीरो टॉलरेंस इसलिए बोल रहे हैं, जीरो टॉलरेंस करप्शन, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर इसलिए बोल रहे हैं कि अंग्रेजी की बात आम आदमी न समझ पाए। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तब होगी जब हमारे किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। कितने किसानों की आय दोगुनी हो गई? आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या काम किया है? ठीक है। सरकार के नुमाइंदे जैसे जैसे आगे हमारे साथ सेशन में जुड़ेंगे उनसे मैं इस सवाल का जवाब जरूर लूंगी। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों में हम जाएं उसके पहले अयोध्या को लेकर बड़े उत्साहित हैं अखिलेश यादव जी। अवधेश प्रसाद जी को बिल्कुल आपने पोस्टर बॉय बना दिया है, जहां रहेंगे साथ लेकर, जहां जाएंगे साथ लेकर, संसद भवन में भी बगल में बिठाएंगे। तो अयोध्या ने और ये जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं लोकसभा में, उसने एक अलग तरह की ऊर्जा आप लोगों के भीतर भर दी है। लग रहा है कि वो आगे आने वाले दिनों में भी उसका असर दिखेगा। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को उन्होंने सबसे ज्यादा सीट जिताने का काम किया। अयोध्या की जीत बड़ी है, अयोध्या के साथ साथ कई और लोकसभाओं की भी जीत बड़ी है। बीजेपी को इस बार की चिंता करनी चाहिए कि जहां प्रधानमंत्री ज्यादा वोटों से जीतते थे, कम वोटों से क्यों जीते? हार तो जीत में भी है, मतलब जीते भी हैं लेकिन हारे भी हैं वोट से। और अयोध्या का जहां तक सवाल है, जो लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद विकास रुक गया है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग समाजवादियों ने बनाई हैं, उससे कई गुना बेहतर काम अयोध्या में समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे, क्योंकि समाजवादियों का सम्मान अयोध्या की जनता ने बहुत बढ़ाने का काम किया है। अब बीजेपी के नेता यहीं से पूछ रहे थे आपसे खास तौर से कि अयोध्या में जाकर राम मंदिर में आपने दर्शन नहीं किए हैं अब तक। इतना अयोध्या का हर जगह गुणगान कर रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं किए प्रभु राम। भगवान राम सब जगह हैं, भगवान सब जगह हैं। और जो बात मैंने पहले कही वही मैं फिर कहता हूं कि हम भगवान जब बुलाएंगे तो अपने आप भाग करके दौड़ कर ही चले जाएंगे। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूं हरियाणा। देखिए वहां पर कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति रही, पहले लगता था, एग्जिट पोल के आंकड़ों ने भी बताया था कि वो किस तरह से क्लीन स्वीप कर रही है और बाद में उसको हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की इस हार के पीछे बड़ी वजह क्या देखते हैं अखिलेश यादव? आपने जो मंत्र उत्तर प्रदेश में लागू किया था 2024 में, क्या वो मंत्र कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हरियाणा के लिए नहीं दिया गया? मैं कोई समीक्षा नहीं कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी ने, उनके सहयोगी लोगों ने हारने के बाद अपनी समीक्षा जरूर की होगी। कुछ तो समझ में आया होगा, इंडिया गठबंधन के आप हिस्सा हैं, सलाह तो दी होगी। मैंने तो जो समर्थन देना था मैंने समर्थन दिया था। जब चुनाव में नहीं लड़ा और हमारी पार्टी चुनाव में नहीं लड़ी तो मैंने समर्थन इंडिया गठबंधन को वहां दिया था। महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। यहां पर आपको लगातार कांग्रेस पार्टी से चिरौरी करनी पड़ी, जो खासतौर से पूर्वांचल में जिस शब्द का इस्तेमाल किया कि दे दो भैया, 5 दे दो नहीं तो 25 पे लड़ेंगे। अभी की स्थिति क्या है आपके लिए? समाजवादी पार्टी कभी इस तरह का तर्क नहीं रखती। समाजवादी पार्टी ने हर बार यही कहा है कि सवाल सीट का नहीं जीत का है। और आप देखिएगा जब परिणाम आएगा तो परसेंटेज में सबसे अच्छी जीत समाजवादियों की ही दिखाई देगी आपको। ये प्रतिशत जोड़कर समाजवादी पार्टी को आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं, इसी वजह से चाहते हैं हर जगह का प्रतिशत समाजवादी पार्टी के हिस्से में जुड़ता जाए। समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है जहां समाजवादी पार्टी का संगठन है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जो जिम्मेदार नेता हैं, जहां पर संगठन के लिए वो टिकट मांग रहे हैं, वहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग।
अभी की क्या स्थिति है महाराष्ट्र में आपकी? समाजवादी पार्टी फिलहाल 5 सीटों पर तो पर्चे भर चुकी है। आज आखिरी दिन है, इतने ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि जो 3 सीटों पर उन लोगों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं आपके कई सहयोगियों दलों ने वहां पर फ्रेंडली फाइट के लिए तय कर लिया कि फ्रेंडली फाइट। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन ही जीतना है, वहां दूसरा दल नहीं जीत सकता। ऐसा करके बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाएंगे आप लोग? हमारी आपस में वोट बटेंगे, जो बीजेपी विरोधी वोट हैं वो आपस में बढ़ जाएंगे, उसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। ऐसी कहीं कोई जगह पर चुनाव नहीं लड़ेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ पहुंच रहा हो। भारतीय जनता पार्टी कैसे हारे उस दिशा में ही हम लोग काम करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया कि महा मतदान और महा सावधान रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चुनाव में हेराफेरी कोई दल नहीं करता है। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा महाराष्ट्र के लोगों को भी। अब ये क्या बात हुई, अगर आप यहां पर 37 सीटें जीत जाएं लोकसभा की, कमाल का प्रदर्शन कर जाएं, फिर यहां पर हेराफेरी नहीं है और बीजेपी कहीं अगर जीतने लगे, फिर अखिलेश यादव जी को दिखाई देता है कि बीजेपी हेराफेरी से जीती मैं तो है। चाहूंगा कौन भरोसा करेगा? मैं तो इस बात चाहूंगा पर? कि आपको और जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में करना चाहिए था। फरक्काबाद में चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई थी, वहां हरा दिया गया। अलीगढ़ में भी समाजवादी पार्टी जीत गई थी, वहां चुनाव हरा दिया गया। फूलपुर में जहां चुनाव पार्टी जीत गई थी, वहां पर चुनाव हरा दिया गया। ये जनता कह रही है और हम सब लोग कह रहे हैं। और नहीं, अगर आप यकीन मानते हैं हमारी बात का, फरक्काबाद के डीएम साहब से पूछिएगा। फर्रुखाबाद के डीएम साहब ने कहा है कहां से फोन आया था जिसकी वजह से आपने परिणाम बदल दिया? अब तो डीएम साहब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लग रहा है। नहीं, मुश्किल नहीं बढ़ने वाले। ऐसे अधिकारियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो लोकतंत्र में इस तरह की बेईमानी करते हो। उन्होंने फोन करके क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि दबाव बनाया गया है कि उस सीट को बीजेपी के पक्ष में जिता दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आप इस मंच से कह रहे हैं। मैं मंच से कह रहा हूं और जिस मंच पे रहूंगा उस मंच पे कहूंगा मैं। आपने रात भर लाठीचार्ज करवाया, बिजली कटवाई आपने, आप लाठी चलाते रहे पूरी रात। जो चुनाव जीता हुआ था उस चुनाव को आपने हरवाया। और भी बातें हैं जो जिलाधिकारी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और हमारा प्रत्याशी भी जानता है। समय आने पर उन बातों को भी कहा जाएगा। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश ने आपको 37 सीटें भी तो दी। कांग्रेस की सीटें अगर हम छोड़ दें, मैं आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर ये अगर बीजेपी ने बेईमानी न की होती तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस 50 के लगभग सीटें पहुंच गए होते, उससे ऊपर ही होती सीटें। अभी भी आप अगर इस तरह से, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस का कोई जीते, ईवीएम बहुत अच्छा है, पारदर्शिता पूरी तरीके से है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीजेपी का कोई प्रत्याशी जीते तो फिर अधिकारियों के जरिए बीजेपी वहां पर मैनेजमेंट करा रही है, ईवीएम खराब है, इस तरह के तर्क काम करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी हम लोग कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जोड़ने की पॉलिटिक्स है। और इसीलिए जो पीडीए की रणनीति, पीडीए में लोगों को जोड़ा, उसका परिणाम हुआ जीते हैं हम लोग। और जहां बात ईवीएम की कह रहे हैं आप, मैंने लोकसभा में भी कहा कि अगर 80 में 80 सीटें भी हम लोग जीत जाएंगे तब भी मैं ईवीएम के खिलाफ हूं। और उस पर बहस लंबी है, सुप्रीम कोर्ट में, दुनिया में, दूसरे मुल्कों में है। और दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ जो टॉप बिजनेसमैन हैं उनका भी तर्क कुछ और है ईवीएम को लेकर के। उस बहस को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं, केवल मैं ये कहना चाहता हूं, जब जर्मनी जैसा देश जो हमसे न जाने कितना आगे है हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, ग्रोथ में, इकोनॉमी में, पैरामीटर्स में, हर पैरामीटर में हमसे आगे है, वो देश तक कहता है कि अगर ईवीएम इस्तेमाल होगी इलेक्शन में तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। तो हम उस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? जर्मनी छोटा सा देश है, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं। यहां पर अगर पुराने तौर तरीकों से वोटिंग शुरू हो गई तो आप समझ रहे हैं कि उस समय क्या स्थिति बनेगी। और हमने बूथ कैप्चरिंग भी देखा है, किस तरह से ठप्पे लगाए जाते थे, वो भी दौर देखा है, इसी देश ने देखा है। मैं इस तर्क में इसलिए नहीं जाना चाहता हूं, प्रधान के चुनाव से बड़ा चुनाव कोई नहीं हो सकता। प्रधान के चुनाव से बड़ा चुनाव नहीं हो सकता कोई। क्या प्रधान का चुनाव बैलेट पे नहीं होता है? एक भी वोट मिस नहीं होता है, कहीं झगड़ा नहीं होता। तो प्रधान के चुनाव जब आप करा सकते हैं, वही मशीनरी करा सकती है। आपको क्यों चाहिए इतनी मशीनरी? और फिर आपका यह कहना कि जर्मनी छोटा देश है, ये जनसंख्या के लिहाज से अखिलेश जी, जनसंख्या के लिहाज से हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। किसी देश में
अगर इतनी लंबी बहस चली हो, उसके सुप्रीम कोर्ट ने, जो उस कोर्ट का नाम कुछ और बोलते हैं, जो उनका प्रीमियर कोर्ट है, उसने ये कहा कि ईवीएम अगर इस्तेमाल होती है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, तो उसके पीछे कुछ तो तथ्य होंगे। आपको जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ईवीएम को लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट जो बोलती है उस पर आपको भरोसा नहीं है? मुझे जापान पे भी भरोसा है जिसने ईवीएम बनाई है। मुझे अमेरिका पे भी भरोसा है, वहां चॉइस देती है वोटर्स को कि आप ईवीएम से वोट डालना चाहते हैं कि आप बैलेट से वोट डालना चाहते हैं। आप 1 महीना क्यों नहीं वोट कराते हैं? अमेरिका में 1 महीना वोटिंग होती है, कई दिनों वोटिंग होती है, कई दिनों काउंटिंग होती है। आप पूरे देश का, प्रदेश का भविष्य तय करना चाहते हैं, आप 3 घंटे का रिजल्ट, 3 घंटे या 3 दिन वेट नहीं करना चाहते आप। लेकिन इसी ईवीएम के जरिए यूपीए की सरकार भी बनी है 2-2 बार, और आपकी पार्टी ने भी 2012 में प्रचंड सत्ता आपके नेतृत्व में, जब आपने खूब साइकिल चलाई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, 403 में से 225 सीटें जीती थी। उसी ईवीएम के भरोसे आप लोग भी कई बार जीत कर आए हैं। ईवीएम की बहस को छोड़कर आगे बढ़ते, ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, ईवीएम पर उलझाइए मत। बीजेपी की जो नाकामी है उत्तर प्रदेश की, उस पर जरा बहस हो जाए। बीजेपी की नाकामी आप गिनाइए, इसी वजह से यह मंच आपको सौंपा गया है। लेकिन मैं आ जाती हूं जनगणना को लेकर। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि अगले साल से जनगणना की शुरुआत हो जाएगी, 26 तक आंकड़े सामने आ जाएंगे। जातिगत जनगणना पर क्या अभी भी आप लोग अड़े हुए हैं, और सदन में अब आप वहां के मेंबर हैं तो इस मुद्दे को उठाएंगे जाकर कि जातिगत जनगणना कराई जाए इसी के साथ? ये भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है कि जहां जातीय जनगणना करा सकें, और ये देश के लिए सबसे बड़ा काम होगा। मैं नहीं मानता कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बड़ा काम है, लेकिन अगर जातीय जनगणना हो जाएगी तो सामाजिक न्याय का रास्ता खुल जाएगा। ये बड़ा काम देश के लिए होगा। क्या बदल जाएगा अगर जातिगत जनगणना हो जाती है? क्या बदल जाएगा देश में? सामाजिक न्याय मिल जाएगा। सामाजिक न्याय देने का काम फिर पंडित नेहरू ने क्यों नहीं किया? लाल बहादुर शास्त्री ने, उन्होंने एक वक्त पर यह नारा भी दिया था कि आप एक समय का भोजन करें, देश जब अन्य संकट के दौर पे चल रहा था। इंदिरा गांधी, जिन्होंने पहली बार भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उन्होंने भी नहीं कहा कि जातिगत जनगणना करा लो, सामाजिक न्याय मिल जाएगा। और 2011-12 में जब यूपीए की सरकार ने इस तरह के सर्वेक्षण करवाए, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। अब बीजेपी चूंकि इतनी मजबूत हो गई है, भले ही अभी गठबंधन की सरकार हो, लेकिन 10 सालों के बाद भी आप लोग उसको हटा पाने में कामयाब नहीं रहे। तो आप लोगों को लगता है कि जातिगत जनगणना का मामला उठाकर 2027 या उसके बाद 2029 में इंडिया गठबंधन का भला हो जाएगा? जाति जनगणना कोई नई बहस नहीं है। जब हम अपना संविधान देखते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के तहत जो हमें अधिकार मिलने हैं, जो हमें आरक्षण मिला है, वो जाति के आधार पर मिला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे, भाईचारा बचे। इसकी लड़ाई लड़नी है, और मैं समझता हूं बिना सामाजिक न्याय के ये संभव नहीं है। और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है जाति जनगणना, क्योंकि आरक्षण जाति जनगणना से मिला है, जाति से मिला आरक्षण। जब यूपीए सरकार के दौर में जातीय जनगणना हुई थी, आप लोग सरकार के हिस्सेदार थे, वो आंकड़े क्यों छिपा लिए गए? पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या किया पहले, मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आज जो पॉजिटिव सोच है, क्योंकि आज की पीढ़ी जागरूक है, समझदार है, वो जानती है, वो ट्रांसपेरेंट सोसाइटी के दौर में चल रही है। सोशल मीडिया का इतना इंटरफेरेंस है और कम्युनिकेट इतना हो रहा है चीजें कि आप कोई बात नहीं छिपा सकते। इसलिए बीजेपी को यह मौका मिला है। विपक्ष की जो बात रही है, खासकर समाजवादी पार्टी की जो बात रही है कि जाति जनगणना हो, इससे देश और मजबूत दिखाई देगा। जब नीतीश कुमार ने इसी तरह की जनगणना सर्वेक्षण करवाया बिहार में, तो सवाल ये पूछे गए तमाम विपक्षी नेताओं से कि जब आपकी अलग अलग राज्यों में सरकार थी, उस समय आप लोगों की ओर से क्यों नहीं करवाया गया? अब जवाब आपको देना होगा। 2012 से 2017 तक आप मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, आपकी मजबूत सरकार रही यहां पर, आपने क्यों नहीं करवाया उस समय? 2012 से लेकर के 17 तक हमें उम्मीद थी कि दिल्ली सरकार ने जो भरोसा दिलाया था उस समय की सरकार ने, क्योंकि उस समय सदन में मैं भी था, मुझे याद है नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और देश के दक्षिण भारत के जितने भी नेता थे, सबने उस समय की सरकार को घेरा तो कहा कि ये जाति जनगणना कराई जाए। उस समय आश्वासन हुआ, जाति जनगणना के डेटा कलेक्ट हुआ, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हुआ। हमें उम्मीद है
कि इस सेंसस में जाति गणना भी होगी और डेटा उसका शेयर भी होगा। लेकिन जिस समाजवाद के आप लोग पुरोधा हैं, तमाम अलग अलग नेताओं के आपने नाम लिए, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, हमेशा इन लोगों की ओर से इसका विरोध किया गया। इस देश में जातिगत जनगणना तब हुई थी जब अंग्रेजों का शासन था, 1931 में। 1941 में होती है जनगणना, लेकिन उसके डेटा रिलीज नहीं किए जाते हैं, और तब से लेकर आज तक 2011-12 छोड़ने तो कभी नहीं हुआ। फिर अचानक से जातिगत जनगणना, ऐसा लग रहा है जातिगत जनगणना हो जाएगी, पूरा प्रदेश और देश बदल जाएगा। बिल्कुल सामाजिक न्याय के लिए या गरीबी हटाने के लिए अखिलेश जी, क्या जाति का चश्मा पहनकर देखना जरूरी है? मैं चाहूंगा, और जितने लोग जाति गणना के खिलाफ लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मंडल कमीशन की जो प्रस्तावना है वो जरूर पढ़नी चाहिए। जिस समय आप मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका वो जो जाति से भेदभाव देखते हैं वो चश्मा उतर जाएगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई थी उसके बाद यूपीए की सरकार भी बनी। मंडल के कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद यूपीए की सरकार बनी, तो उन्होंने कौन सा चश्मा पहनकर रखा हुआ था? जो सिफारिश, और वो भी 10 सालों तक। मंडल कमीशन को लेकर के एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है, और उसी का परिणाम यह हुआ है कि आरक्षण और मंडल कमीशन सिफारिश से लागू हुई है। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जाति गणना होगी। और आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मैं जब अखबार पढ़ता हूं, जो बात आप कह रहे हैं कि सूत्रों से ये पता लगा है, तो सूत्र ये भी कहते हैं कि डिजिटली और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल कर करके जनगणना होगी। तो आज तो बहुत आसान है, अगर आप डेटा सेंटर बना रहे हो, इतना डेटा कलेक्ट हो सकता है, तो आज तो बहुत आसान है जाति गणना कराना। और अगर बिहार ने रास्ता दिखाया है तो देश को देखना चाहिए और जाति गणना करानी चाहिए। नीतीश कुमार की आप तारीफ कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जाति और नीतीश कुमार जी की तारीफ तो और तब ज्यादा होगी जब वो उनका साथ छोड़ाएं, क्योंकि वो ही हमें लेके गए थे इंडिया गठबंधन में। उन्हीं के कहने से मैं इंडिया गठबंधन में गया था। अब वो हमें छोड़ के चले गए, तो हम तो नहीं बदले, लेकिन वो हमें छोड़ के चले गए। फिर आप बुला रहे हैं उनको? समय पर चीजें बदलती हैं, वो कभी हमारे साथ थे, आज हमारे साथ नहीं है। कभी हमारे साथ भरोसा है कि वो आ जाएंगे? मुझे देश के बहुत से नेताओं भरोसा है कि वो आएंगे साथ। बातचीत चल रही है क्या कोई? अब तो 2025 में बिहार में चुनाव है। बात आपसे हो रही है, उस समय बात निकली है, कोई बातचीत नहीं हो रही। 2025 में बिहार में चुनाव है, तो उसके ठीक पहले आपने कहा कि नीतीश कुमार इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। वो अभी बिहार न जाए, केवल यूपी हम लोग रहे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह के गए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो शायद 1 ट्रिलियन नहीं जानते होंगे, और उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए। मैंने सदन में भी कहा था कि जो उनके सलाहकार हैं उन्हें सलाहकार बदलना चाहिए, क्योंकि उस ग्रोथ रेट के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया है, आपने और जो निवेश लाने के बड़े बड़े सपने दिखाए थे वो क्या किए हैं आपने। और फिर सबसे बड़ी बात है, जो उत्तर प्रदेश जो आज 25 करोड़ का सरकार बोल रही है, आपने कितनों को नौकरी रोजगार दिए। मान लीजिए हम उदाहरण ले लें पुलिस भर्ती के, अगर पुलिस भर्ती का जो पेपर हुआ तो लगभग 30% नौजवान परीक्षा ही नहीं दे पाए। सोचिए आप, 30% नौजवान परीक्षा नहीं दे पाया, और फिर इसी प्रदेश ने सबसे ज्यादा पेपर आउट देखे, पेपर लीक देखे। और उत्तर प्रदेश में नौकरी कहां है, रोजगार कहां है? उसके लिए सरकार क्या कर रही है? उसके डेटा क्यों छिपा रही है सरकार? अखिलेश जी, यही वो सवाल है। देखिए 2014 से लगातार केंद्र में और 17 से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। 2017 में आप लोगों को 47 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के साथ सिमट गई थी जब 2 लड़के आगे बढ़े थे, बहुत नारा बुलंद हुआ था। उसके बाद 111 सीटें आपको जरूर मिली, 125 आपकी पार्टी को आई, लेकिन बीजेपी की सरकार को हटा पाने में आप लोग कामयाब नहीं हुए। 2022 में भी किसानों की बात, रोजगार की बात, महिला सम्मान की बात लगातार आप लोगों की ओर से की गई। उसके बावजूद अगर बीजेपी 270 से ज्यादा हासिल कर लेती है, कमी कहां पर रह जाती है? उनकी बातों पर ऐसा लगता है, विधानसभा की मैं बात कर रही हूं, कि जनता प्रदेश की ज्यादा भरोसा करती है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, बीजेपी हारी है, और ये बीजेपी की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग जान रहे हैं कि सरकार उन्होंने बनाई, लेकिन सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया नहीं कुछ। आज बीजेपी की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है, और यूपी ने ही सरकार बनवाई हमेशा बीजेपी की। और उत्तर प्रदेश को क्या मिला? यहां पर बेरोजगारी है, आपको कानून व्यवस्था में कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 होते जा रहे हैं आप,
आप डेटा देखिए, एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है। डेटा भी गलत बोलेगा क्या? ये तो सरकार का दिया हुआ डेटा है, हमारा डेटा नहीं है ये। जब आप अपराध की बात करते हैं तो एक उंगली आपकी ओर भी उठती है और वो सवाल इस बात को लेकर पूछा जाता है। हाल ही में हमने देखे, चाहे कन्नौज हो, अयोध्या हो या बाकी कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक जुड़ा अपराध का, और उसको लेकर बीजेपी लगातार आप लोगों को कटघरे में खड़ा करती रही। अभी आपने डीएनए टेस्ट की भी मांग कर दी थी, वो रिपोर्ट भी आ गई। अभी जिला अधिकारी के आवास में डेड बॉडी मिली है। क्या जिलाधिकारी ने हत्या कराई है? जिलाधिकारी के आवास में 8 फीट गड्ढा खोद दिया गया, 8 फीट गड्ढा, उसमें दफना दिया गया। और जहां तक डीएनए का सवाल था, मैंने मांगा था डीएनए की मांग फैजाबाद अयोध्या को लेकर के। अब तो आ गया डीएनए, हाई कोर्ट का वेट करेंगे, फैसला जो भी आएगा वो सामने होगी बात। और जहां तक कन्नौज के सवाल है, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, बीजेपी के लोग बीजेपी को फंसा रहे थे, उसमें खेल बीजेपी का ही है। अब खुलकर खेलिए आप भी, जब इतना आपने बोल ही दिया कि बीजेपी के लोगों को फंसाने का काम बीजेपी से अच्छा कौन था उसके पीछे? बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता कि बीजेपी को ही गिराती है, बीजेपी को ही कमजोर करती है। और उसी का परिणाम यह है कि सबसे ज्यादा लूटपाट इस समय हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार आने वाली नहीं है। लेकिन जब अपराधियों की बात होती है और यहां पर सवाल खड़े होते हैं, तो अखिलेश यादव जो इतने आधुनिक सोच के नेता हैं, इतनी बड़ी उनकी पार्टी, अब तो देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली आप पार्टी बन चुके हैं, वो जब डीएनए की मांग करते हैं तो बहुत हैरत होती है लोगों को कि क्या आप अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं अखिलेश जी? इसका मतलब यह है कि आपको दोबारा आईपीसी जो संशोधित है वो पढ़ना पड़ेगा। वो तो मैं पढ़ लूंगी, लेकिन आप अगर अपराधी को लेकर पहले ही डिफेंड करने के मोड में आ जाएंगे। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ। उसमें बाकायदा यही है कि अगर इस तरह की घटना है, उसमें डीएनए टेस्ट होना चाहिए, मैंडेटरी है। तो अगर मैं जो कानून कहता है, अगर कानून की बात मैंने की हो, तो मैं क्यों किसी के साथ भेदभाव कर रहा हूं? मैं तो कानून की बात कर रहा हूं जो बीजेपी ने संशोधन किया है, जो नया कानून बीजेपी ने बनाया, उसके तहत आपको डीएनए टेस्ट कराना है। तो वही मांग मैंने की है, और कोई गलत मांग नहीं की। इन 9 सीटों को लेकर जिस पर आप बार बार जोर दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और वोट जिहाद की वजह से इंडिया गठबंधन को इतनी ज्यादा सीटें मिल गई थीं। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। पीडीए जुड़ भी रहा है, पीडीए जीत भी रहा है, और उसी से घबरा करके वो पीडीए के रास्ते पे ही आ गए हैं। वो ध्रुवीकरण की सियासत करते हैं, हिंदू मुसलमान करके, आप जाति की सियासत करते हैं। हम सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, और अगर सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं करते हो तो लीडर ओपोजिशन हमारे नहीं होते, माता प्रसाद पांडे जी। जब चारों तरफ से आप घिर गए, उसके बाद माता प्रसाद पांडे जी की आपने एंट्री करवा दी। बात पे घिर गया? विधानसभा के भीतर किस पे घिर गया? पीडीए पर लगातार जब पीडीए को लेकर आप बढ़ते रहे, लगा कि अगले जो भी वोट आपके हिस्से में आते रहे, अगर वो नाराज हो जाएंगे तो फिर कैसे इसका मतलब आपने समाजवादी इतिहास नहीं पढ़ा और ना जानते हैं आप। इसी लखनऊ शहर में जिस ताज होटल में हम लोग बैठे हैं जी, इसके बगल में जेपीएनआईसी है, जयप्रकाश नारायण जी, और उसके बगल में लोहिया पार्क है जी, थोड़ा सा दूर जनेश्वर पार्क है। ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने समाजवादी सिद्धांत दिया हम लोगों को, और ये तमाम वो चीजें बनी हैं जो नेताजी ने बनाई और हम लोगों ने बनाई आगे। लेकिन अखिलेश जी, आपको भी तो बाद में समझ में आया ना कि बीजेपी की ये जो ध्रुवीकरण की सियासत है, उससे काट पाना होगा तो भाई जाति का तड़का लगाना होगा, क्योंकि उसके बगैर जीत नहीं सकते हैं। आप फिर गलत कह रहे हैं। ये पीडीए का नारा प्रोग्रेसिव नारा है, पॉजिटिव नारा है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं है। ये जो उनका नारा है, मैंने कहा कि हिस्टोरिकल अगर हम देंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखेंगे तो इससे ज्यादा नेगेटिव नारा नहीं हो सकता है जो बीजेपी ने दिया था। वो भी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की बात करते हैं। अब नहीं, वो भी पॉजिटिव नारा है, सबका साथ, सबका विकास, प्रयास, सबसे विकास। लेकिन सबको धोखा दे रहे हैं ये लोग, ये मत भूलिए आप, सबको धोखा दे रहे हैं। उनके सहयोगी दल क्या नहीं धोखा खा रहे हैं? वो लोग क्या मिला उनको? आज हम सहयोगी दल आके तारीफ करके गए हैं। को भी कुछ नहीं मिला। संजय निषाद जी भी यहां पर बैठे थे, ओम प्रकाश राजभर भी बैठे थे, दोनों ने खूब तारीफ की है बीजेपी सरकार की। कुछ तो मजबूरियां होंगी जिसकी वजह से तारीफ कर रहे हैं।
से मजबूरी है? कुछ भी हो सकता है उसमें। ये सब लोग हमारे साथ काम किए हैं और फिर उधर चले गए। फिर इधर आ जाएंगे तब। कौन से मुद्दे पर आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो बिछड़े हुए लोग हैं वो एक एक करके जुड़ते हुए चले जाएंगे? कौन सा काम नहीं है जिससे जुड़ेंगे नहीं लोग? कौन सा काम ऐसा है समाजवादियों ने नहीं किया? समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों से जोड़ रही है लोगों को, अपने फैसलों से जोड़ रही है, अपने संगठन से जोड़ रही है, अपने व्यवहार से जोड़ रही है, अपनी बातचीत से जोड़ रहे हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होकर के हम लोग जोड़ रहे हैं। जो आज पीडीए की ताकत दिखाई दे रही है, पीडीए जो जुड़ रहा है, कोई एक दिन का काम नहीं है। हम लोगों ने कई दिनों से लगातार काम किया, तब जाकर के वो भरोसा जीते हैं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि पीडीए परिवार को और मजबूत करेंगे, और उसी का परिणाम यह है कि बीजेपी के लोग बीएलओ से लेकर के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वहां तक वो देख रहे हैं कि कहीं ये पीडीए परिवार के लोग तो नहीं बैठे हैं इसके अंदर। तो कितने घबराए हुए हैं। इसलिए पीडीए की पॉलिटिक्स पॉजिटिव है, सकारात्मक पॉलिटिक्स है, हमारी नकारात्मक पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलती हूं करखल, जहां से आपने विधानसभा का चुनाव जीता था। वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। एक तरफ आपके भतीजे हैं वहां पर, तो वहीं दूसरी तरफ आपके ही परिवार के एक सदस्य को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बना दिया है, और उसको उम्मीद है कि वो एक बार इस तरह का करिश्मा हो चुका है जब समाजवादी पार्टी का, हालांकि वो गढ़ है, इस बार वो हरा देगी। बीजेपी कितने लोगों को गुमराह करती है, बहुतों को गुमराह कर चुकी है, एक और को गुमराह कर रही है। अपने परिवार को क्यों नहीं संभाल पाए आप? सबसे बड़ी जीत जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी इस चुनाव में। करहल से जीत सबसे बड़ी होगी। जो लोग परिवारवाद पर न जाने कितना कुछ कहते थे, आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए? आज कैसे रिश्तेदारवादी हो गए? लेकिन उन्होंने आपके परिवार में सेंध लगा दी, इस बात का एहसास है आपको? कुछ बातें मैं नहीं कहता हूं परिवार वाली, कहनी भी नहीं चाहिए किसी के बारे में। हमारा परिवार में कोई सेंध नहीं लगी है, जो लगाने वाले हैं वो नहीं लगा पाएंगे। अब मैं आ जाती हूं, 240 सीटें बीजेपी ने जीती और 240 के आसपास पूरा इंडिया गठबंधन नहीं जीत पाया, जो बार बार बीजेपी की ओर से अलग अलग मंचों से गिनाया जाता है। लेकिन देश में इस तरह का माहौल बन गया कि बीजेपी चुनाव हार गई और इंडिया गठबंधन चुनाव जीत गया। आपको लग रहा है कि ये जो माहौल है 2027 के इलेक्शन में आपके लिए काम करेगा? क्योंकि सिर्फ माहौल बनाने से और जमीन पर उतरकर काम करने से इन दोनों में फर्क है। ये अलग बात है, उत्तर प्रदेश की सियासत बदली है 2024 लोकसभा के बाद, लेकिन लग रहा है आपको 2027 में स्थिति बदलेगी समाजवादी पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का चुनाव अभी तक का सबसे बेहतर चुनाव होने जा रहा है। और उसका उदाहरण यह है कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी अगर किसी की सबसे ज्यादा बेहतर है और जमीन पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो समाजवादियों की सरकार में बनाई हुई दिखाई दे रही हैं। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो शुरुआत की थी, जो आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं एक्सप्रेस वे, कम से कम मुख्यमंत्री जी जानना चाहिए कि एक्सप्रेस वे क्या होता है। जहां उन्होंने सबसे पहले कहा था एक्सप्रेस वे बनाएंगे, ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड आप चेक करिएगा, उन्होंने कहा कि झांसी से सीधा दिल्ली के लिए एक्सप्रेस वे बनेगा। लेकिन झांसी से दिल्ली के लिए बना ही नहीं एक्सप्रेस वे। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं उनको एक्सप्रेस वे के बारे में नहीं पता होगा, उनको $1 ट्रिलियन के बारे में नहीं पता होगा। लगातार कह रहा हूं मैं, क्या गलत कह रहा हूं मैं? आप ऑन रिकॉर्ड चेक करिए। उन्होंने कहा कि झांसी से, आप बात पूरी सुनिए, उन्होंने कहा कि झांसी से हम दिल्ली के लिए एक्सप्रेस वे बनाएंगे। क्या एक्सप्रेस वे बना उनका? झांसी को छोड़ दिया उन्होंने, चित्रकूट से बना करके ले जाने, वो भी हमारे होम टाउन से लेकर के जा रहे हैं, इटावा से होकर के लेके जा रहे हैं। तो क्या उनको अलाइनमेंट पता था कि कहां से अलाइनमेंट होगा? जो गोरखपुर का लिंक है, गोरखपुर लिंक के बारे में क्या कहा गया कि 2022 में चालू हो जाएगा। 90 किलोमीटर की सड़क, 90 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे 6000 करोड़ में बन रहा है। तो पर किलोमीटर एक्सप्रेस वे कितने का बना? और आप क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लें, जो राइडिंग क्वालिटी है, आप बुंदेलखंड की राइडिंग क्वालिटी का जानकारी कर लीजिए। अभी मत जानकारी करना क्योंकि लाइव हो जाएगी वो बात।
मेरे एबीपी न्यूज बोलने के छिपाने बाद- में भरोसा नहीं करता, मेरे जो भी बोलने हो के वो बाद- लाइव ही हो। मेरे बोलने के बाद हाँ। आप इसकी जानकारी करिएगा कि जो राइडिंग क्वालिटी बुंदेलखंड की है, क्या वो कंपेयर कर सकते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की? और पूर्वांचल का जो एक्सप्रेसवे बनना था, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, और क्यों मैंने कहा कि एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं जानते हैं। इंडियन रोड कांग्रेस ये कहती है कि आपका जो मीडियन है वो 12 मीटर होना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के समय पर डिजाइन किया गया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका नाम था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका शिलान्यास विधानसभा के सामने किया गया था। लैंड एक्विजिशन 50% के लगभग हो गई थी, टेंडर हो गए थे, और जो मानक होता है इंडियन रोड कांग्रेस का, वो ये कहता है कि मीडियन 12 मीटर का होना चाहिए। जस्ट टू कट डाउन कॉस्ट उन्होंने मीडियन हटा दिया। और राइडिंग क्वालिटी आप पता कर लीजिए कैसी है राइडिंग क्वालिटी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी जानकारी में नहीं है कि एक्सप्रेसवे क्या होता है। और बुंदेलखंड का 4 लेन एक्सप्रेसवे है, सर्विस लेन नहीं बनी है। वे साइड एमिनिटीज कैसी होती हैं? जब मैं बनाता था कोई सड़क तो उस पर चल करके मैं देखता था, चल करके मैं देखता था। जहां प्रधानमंत्री जी हरकुलस से उतरे थे, वो डिजाइन अगर किसी की थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार की डिजाइन थी। अगर वो डिजाइन बनाई हो मुख्यमंत्री ने दूसरी किसी सड़क पर तो बताइए आप। और जहां तक ये सड़क गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पकनपुरा गाजीपुर का गांव है जी, वहां से आगे अगर ये 20 किलोमीटर बन जाए तो जो सड़क आ रही है आपकी बिहार से पटना से, उससे जुड़ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो नहीं जानते हैं। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री इंडियन रोड कांग्रेस पढ़ें और उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने इंडियन रोड कांग्रेस के मानक के खिलाफ उन्होंने एक्सप्रेसवे ये बनाए हैं। क्योंकि जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन रहा था उस समय इंडियन रोड कांग्रेस के मानक ये नहीं थे जिस मानक से आगरा लखनऊ बना है। बाद में जो जितने डिजाइन हुए वो इंडियन रोड कांग्रेस के तहत डिजाइन होने चाहिए थे हाईवे, उन्होंने डिजाइन नहीं किया। इसका दोषी अगर कोई है तो बीजेपी है। उन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी और रोड एक्ट से खिलवाड़ की है। ठीक है अखिलेश जी, तमाम मुद्दों पर लगातार आप बेबाक अपनी बात रखते हैं, आपने तमाम कामकाज भी गिनाए। अब मेरा ये सवाल है, भारतीय राजनीति में वो कौन सी स्थिति होती है? 2017 जब आप हारे, बहुत सारे काम आप गिना रहे थे, आपने फ्री में लैपटॉप भी बांटा था और भी बहुत सारी चीजें थी, उसके बावजूद आपको उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। अभी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, फ्री में अनाज हो, गरीबों को मकान देने की व्यवस्था हो, इसके अलावा और भी कई काम उसकी ओर से किए गए हैं। यहां पर आकर जब धर्म और जाति की बात आती है तो कामकाज बहुत पीछे छूट जाता है। क्या अखिलेश यादव को भी इस बात का भान है कि जब चुनाव होते हैं तो कामकाज के आधार पर कम और इस तरह के भावनात्मक मुद्दों पर ज्यादा वोट पड़ते हैं? आपने अपने ही सवाल में जवाब दे दिया। बीजेपी भी तो ये कहती है कि दिल्ली सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रही है, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रही है। वो कंट्रीब्यूट करेगा उसमें, बिल्कुल। तो फिर चुनाव कैसे हार गए आप? आपने तो न जाने कितने शौचालय बनाए थे लेकिन शौचालय में पानी नहीं दिया था। आपने न जाने कितने गरीबों को घर बनाने की बात कही थी। और फिर मैंने सदन में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि जो गांव गोद लिए जाते हैं उन गांवों को कभी अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। सरकार ने गांव गोद लिए लेकिन उनको अनाथ छोड़ दिया। तो ये राजनीति में कभी जनता को कुछ पसंद आता है, कभी जनता फिर पीछे मुड़ करके देखती है, कहती कि हाँ वो काम जो डायल 100 का था वो बेहतर था, जो काम एम्बुलेंस का किया था गांव पहुंचने की वो बेहतर था, जो एक्सप्रेसवे बनाना शुरू किया था वो बेहतर था। मैं आपसे इस बात को जोड़ना चाहता हूं। इसी लखनऊ में जो लोग ये कहते कि पहचान नहीं थी, एचसीएल केवल भारत के लिए नहीं है नाम कमाता है, एचसीएल दुनिया में उसका नाम है जी। दुनिया में जो सबसे टॉप मोस्ट कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर की या इस कारोबार में आईटी की कंपनियों में, उसका नाम है। मुझे याद है कि सबसे पहले सरकार बनने के बाद मैंने उन्हें लंच पर बुलाया था और लंच पे ही बातचीत होने के बाद यह तय हो गया था कि एचसीएल को हम लखनऊ लेकर के आएंगे। और जो सवाल लॉ एंड ऑर्डर के बोले जाते थे वो सवाल उस समय भी खड़े थे, लेकिन एचसीएल का इन्वेस्टमेंट आया और आज उसकी वजह से हजारों बच्चे यहीं पर नौकरी पा रहे हैं और पूरे दुनिया का काम यहां से लखनऊ से हो रहा है। आखिरकार उसके मुकाबले कौन सा नया काम किया लखनऊ में? एक
ट्रिपल आईटी उसमें सरकार दोनों ने डबल इंजन ने कितना आगे बढ़ाया है काम ट्रिपल आईटी में। और फिर दिल्ली में संस्कृति स्कूल में कोई एडमिशन नहीं पा सकता है, कोई कितना भी बड़ा बना रहे, लेकिन संस्कृति में एडमिशन पाने के लिए न जाने क्या क्या उसको करना पड़ता है। इसी शहर में, इसी राजधानी में संस्कृति स्कूल आया, लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री जी को क्यों पसंद नहीं आया, उन्होंने स्कूल को चालू नहीं होने दिया। इसी तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो समाजवादी सरकार में बने थे, वो आज पूरे नहीं हैं। और पूरे इसलिए नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जनता देखेगी तो कहेगी कि काम तो होना चाहिए, तो काम ऐसा होना चाहिए जैसे समाजवादी लोग कर रहे हैं। इतने सारे कामकाज आप लगातार गिना रहे हैं। अभी हाल ही में आप कश्मीर होकर आए हैं, जब उमर अब्दुल्ला साहब वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, और परसों एक कार्यक्रम में फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ आप बैठे हुए थे। मेरा ये सवाल है, इसी तरह का दावा कश्मीर को लेकर बीजेपी की ओर से भी किए जाते हैं, उसने कश्मीर में इतना इन्वेस्टमेंट दिया, वहां पर बिल्कुल लाल चौक की स्थिति या आसपास के हिस्सों को अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि पहले के मुकाबले अभी बहुत बड़ा वहां पर परिवर्तन है। लेकिन बीजेपी का ऐसा कहना है कि मुसलमान उसको वोट नहीं करते, कामकाज के आधार पर वोट नहीं मिलते, इसी वजह से वोट जिहाद जो था वो आप लोगों के लिए 2024 में काम कर गया। बीजेपी की नेगेटिव पॉलिटिक्स कहीं भी कामयाब नहीं होगी। बीजेपी को अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। अभी तो हरियाणा में जीत हासिल की है बीजेपी ने, यूपी में बड़ी हार हारे हैं, उस हार से अभी तक नहीं उभर पाए हैं, और इसी वजह से दिल्ली लखनऊ का कनेक्शन टूटा नजर आता है कई बार। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, अगर बीजेपी की इतनी बुरी हार, देखिए 2014 में आपकी पार्टी को 5 सीटें मिली, 2019 में आप बीएसपी प्रमुख मायावती जी के साथ गए, आपको 5 सीटें मिली, वो 10 पर चली जाती हैं। 2024 का परिणाम यकीनन आपके पक्ष में रहा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने लिए बड़ी लकीर खींची, इंडिया गठबंधन बनाने के बावजूद आप लोग उसको 5 सीटें 10 सीटें आप समझ रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश की, 2014-2019 में उनका क्या हाल हो गया था? और अभी भी बीजेपी के पास 31 सीटें तो हैं, सहयोगियों के साथ और सीटें हैं। बीजेपी का अब खुलासा हो गया है, अब बीजेपी के बारे में लोग जान गए हैं। क्या जान गए हैं? कि बीजेपी धोखा दे सकती है, झूठ बोल सकती है। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं, उनके अभी तक के मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, जो मैनिफेस्टो में कहा वो जमीन पर नहीं उतारा। ये बात समझते हुए समाजवादी लोगों ने जमीन पर काम किया, और जमीन पर जब काम हुआ तो उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर लिया। जो जितना जमीन पर काम करेगा उतना ही मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कर लेगा। जब जमीन की बात होती है तो किसानों की बात अपने आप हो जाती है। मुजफ्फरनगर में हम सब ने देखा था, उस समय कितना आरएलडी तब आपके साथ थी 2022 में, उस समय ऐसा लगा किसानों के मुद्दे पर पूरा क्लीन स्वीप कर लेगी वो पूरा का पूरा इलाका समाजवादी पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वहां पर वोटिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी आपसे बेहतर स्थिति में रही विधानसभा में। जिस मुजफ्फरनगर में वो समाजवादी पार्टी जीती, मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी जीती, वहां इसीलिए जीती क्योंकि किसानों ने धोखा खाया और किसानों ने समर्थन किया समाजवादी पार्टी का। 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा जिसके आधार पे आपको लग रहा है कि वो महादंगल समाजवादी पार्टी ने अपनी गोटियां बिल्कुल सेट कर दी हैं? और उसके लिए ये भी सवाल है, कांग्रेस पार्टी वहां पर कहां आपको दिखाई देगी? नई पीढ़ी, प्रोग्रेसिव, डेवलपमेंट और पॉजिटिव पॉलिटिक्स की पसधर है। मुझे उम्मीद है कि 2027 का चुनाव प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का चुनाव होगा। लेकिन आप पीडीए की बात करते रहेंगे। P फॉर प्रोग्रेसिव, P फॉर पॉजिटिव, P इज पीडीए, और N फॉर नेगेटिव, और इसीलिए एनडीए नेगेटिव है। लेकिन दूसरी परिभाषा तो पी की ये भी है ना, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, आदि आबादी, पिछड़ा, दलित, अगड़े भी हैं, पीड़ित, दुखी, अगड़े भी हैं। पूरा घुमा दिया आपने। पीडीए की शुरुआत जहां से हुई थी, बाद में लगा कि ज्यादा नुकसान ना हो जाए तो पूरा घुमा के उसमें जो जो शब्द जुड़ते हुए चले जाए उसको जोड़ ले जाए। ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो घबराए हुए हैं पीडीए की रणनीति से। अखिलेश जी, चलते चलते एक सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपने अलग अलग जोड़ियां बनाकर 2019 में, 2017 में हमने देख लिया, हालांकि 2024 में समाजवादी पार्टी का उसमें ज्यादा बड़ा योगदान है जब आपने कांग्रेस के साथ मिलकर कमाल का प्रदर्शन किया। लेकिन आपको लग रहा है कि 2027 में इस तरह की स्थिति रहेगी जब सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ आपका तालमेल नहीं हो पाएगा? कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आपको अखिलेश वखिलेश जब कहते हैं तो दुख होता है, दर्द होता है कि हमने तो इनके लिए यूपी का पूरा मैदान बिछा दिया और इनके नेता प्रदेश के बाहर हमको किस तरह के शब्दों से नवाजते हैं?
वो हम लोगों को कहीं ना कहीं एनर्जी देते हैं कि हमें और काम करना चाहिए। जब उनका व्यवहार ऐसा रहता है तो लगता है कि और हम लोगों को काम करना चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेताओं से नहीं कहते हैं कि इस तरह की जुबान पे लगाम लगाएं? मैं समझता हूं मुझसे बेहतर वो बातें समझते होंगे। उसके बावजूद फिर यूपी में तालमेल क्यों नहीं हो पाया? मैंने आपसे कहा ये रणनीति का हिस्सा है कि कांग्रेस समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को कर रही है। दोनों लड़कों की जोड़ी एक साथ जाएगी 2027 में? बिल्कुल जाएगी, आगे भी ऐसी तरह रहेगी। और 9 सीटों के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी प्रशासन से अगर बेईमानी नहीं कराएगी, जिला अधिकारियों को अपना जिलाध्यक्ष नहीं समझेगी, तो सब सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव जी, एबीपी न्यूज शिखर सम्मेलन के इस मंच पर आने के लिए और तमाम मुद्दों पर बेबाक अपनी राय रखने के लिए। भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत कम चेहरे आपको दिखाई देंगे जो विरासत के जरिए आगे बढ़े हों, लेकिन एक समय के बाद जिन्होंने खुद अपने बलबूते अपनी बड़ी और कड़ी जगह बनाई हो, और उसी राजनीति को लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। 2022 में 111 सीटें जीतने के बाद जब कमाल का प्रदर्शन 2024 लोकसभा में करती है समाजवादी पार्टी, तो ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ सपा भर जाती है। अब आगे आने वाले वक्त में इसका क्या दिखेगा असर, यही जीत क्या रिपीट होगी, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।